हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 हमारे लेटेस्ट एनसीईआरटी के बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो थ्योरम आपको क्लियर रहेंगे तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी उन दो थ्योरम्स के बारे में बताता हूँ जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। पहला है आपका 9.3, और बता देता हूँ मैं पहले ही कि जितनी भी इस चैप्टर में, सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं ना, और पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने अंतिम बैच में करा रखा है। तो अगर आपने अभी तक अंतिम बैच ज्वाइन नहीं किया तो हमारे एप्लीकेशन में आप अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस के डाउट होंगे ना, सारे के सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, मैं पहले तो क्लियर करता हूं कि आपका ये जो थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड है, ये देखो इस लाइन को कॉर्ड बोला जाता है, जो ए बी दिख रहा है ना, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए, परपेंडिकुलर यानी कि एकदम ऐसी लाइन जो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इस लाइन के ऊपर आ रही हो, ऐसे एकदम सीधा, तो फिर क्या करेगा, ये जो लाइन है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड। पहला पार्ट ए से एम तक और दूसरा पार्ट बी से एम तक। ये बी एम और ये जो ए एम होगा वो बराबर होगा। ये हमारा 9.3 कह रहा है। और इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट जो कन्वर्स है ना, वो हमारा 9.4 है। 9.4 में बोला जा रहा है कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। यानी कि अगर हम लोग एक सर्कल के सेंटर से लाइन बनाते हैं जो क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के ऊपर, यानी कि वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और पहले वाले थ्योरम में क्या बोला था कि अगर हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाए कॉर्ड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो बस उसी को उल्टा कर दिया है यहाँ पर। तो ये पहला हमारे पास थ्योरम था। एक और थ्योरम है, वो भी मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, जो कि आपका 9.5 में दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या फिर सेंटर्स। अब इसका मतलब समझ लो, अगर हम लोग इक्वल साइज के कॉर्ड्स बनाते हैं किसी भी सर्कल में, यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, इसमें हमने दो कॉर्ड बनाया। एक कॉर्ड का नाम है पी क्यू और एक का नाम है आर एस, और इनकी जो लेंथ है ना वो बराबर है। ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है ये बराबर है। तो इनका जो दूरी होगा सेंटर से, इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से ना, और इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो हमेशा बराबर ही होगी। अगर कॉर्ड का लेंथ बराबर है देन उनकी सेंटर से जो दूरी होगी वो भी बराबर होगी। ऐसा हमारा सेकेंड वाले थ्योरम में कहा गया है। इसमें एक और चीज़ कहा गया था कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में। तो इसका मतलब ये समझा देता हूँ कि अगर मान लो दो सर्कल है एकदम सेम साइज का, एक यहाँ ये वाला सर्कल है, दूसरा ये वाला सर्कल है, यहाँ पर जैसे हमारे पास पी क्यू एक लाइन बना है ना, अगर मैं इस सर्कल में एक लाइन उसी साइज का, सेम टू सेम साइज का एक लाइन ए बी बना देता हूँ, ठीक है, ये सर्कल और ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब एकदम सेम टू सेम, ठीक है, जिसका रेडियस बराबर होता है, ऐसे सर्कल को कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो अगर मैं इसमें कहीं पर भी एक कॉर्ड बनाऊँ और इसमें कहीं पर मैं कॉर्ड बना दूँ, लेकिन कॉर्ड की जो लेंथ है अगर वो आपस में बराबर है, तो दोनों कॉर्ड जो होंगे ना सेंटर से बराबर दूरी पर ही होंगे। यानी कि अगर ये यहाँ से सेंटर से मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये वाला जो कॉर्ड होगा वो भी सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। ऐसा हमसे इस वाले थ्योरम पे कहा गया है। और इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर कर दिया गया है कि अगर हमारे पास कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, यानी कि सेंटर से बराबर दूरी पर अगर कोई भी कॉर्ड है, तब हमारे पास वो क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ, तब उनका जो लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। तो ये दो थ्योरम है, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिकली और डीपली जाकर के मैंने अपने अंतिम बैच में समझाया है। और केवल इसी थ्योरम को नहीं, मैंने पूरे के पूरे चैप्टर में जो थ्योरम्स यूज़ होंगे उसको बच्चों को तो अच्छे से वहाँ पर याद कराया है। तो आप लोग अंतिम बैच भी जरूर कंसीडर करना अगर आपको इन चैप्टर्स में दिक्कत हो रही हो। बाकी अगर बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन 9.2 में, और इसमें क्या बोला गया वो समझते हैं हम। Two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Then find the length of common chord. तो बताइए जो common chord आ रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बना लिया है। मैं आपको पहले तो डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और फिर सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमसे बोला गया था कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल जो है ना, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और दोनों जो है आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट पर। तो इसीलिए मैंने एक दूसरे को कटवा दिया है, यानी कि एक पहला सर्कल बनाया और दूसरे को अलग से नहीं बनाया। दूसरे को हमने इसी में इस तरीके से बनाया कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन बोला
बोला था इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, शुरू में बोला था ना, इस तरीके से मेरे को डायग्राम बन गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर बोला था, तो यहाँ पर इसका सेंटर का नाम हमने सी रखा है और इसका नाम हमने डी रखा है, और इनके बीच की जो दूरी है ना, सी से डी के बीच की दूरी, वो क्वेश्चन में बोला गया था 4 सेंटीमीटर है, यानी सी से डी तक पूरा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है? हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो ये जो कॉमन कॉर्ड बनेगा, कॉमन कॉर्ड कहाँ से बनेगा? अगर मैं कहीं पर भी कॉर्ड बनाता हूँ तो वो कॉमन कॉर्ड नहीं कहलाएगा। आपका ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट से जब आप मिला करके एक लाइन बनाओगे तो ये जो कॉर्ड बनेगा ये आपका बड़े वाले सर्कल के लिए भी बनेगा, और ये बड़े वाले सर्कल जो ये वाला है इसमें भी ये कॉर्ड आ जा रहा है हमारे पास, और ये जो छोटा वाला मेरा सर्कल है उसमें भी ये कॉर्ड आ जा रहा है। तो इस कॉमन कॉर्ड का ही अपने को लेंथ निकालना है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे वो समझ लें, यही सबसे जुगाड़ू काम है। तो सबसे पहले मैंने चीज़ों को लिख लिया कि मान लेते हैं जो कॉमन कॉर्ड है उसका नाम ए बी है ना, ये ए और बी पर ये इंटरसेक्ट हो रहा था तो ए बी को ज्वाइन करके हमने कॉमन कॉर्ड का नाम ए बी रख दिया। ये सी और जो डी है वो हमारे सेंटर हैं। रेडियस जो हमारे पास AC है, ये बड़ा वाला रेडियस ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब बोलोगे सर आप लोग रेडियस तो कभी इधर बनाते हो, कभी उधर बनाते हो, कभी इधर बनाते हो, इस बार आपने रेडियस कुछ इस तरीके से क्यों बनाया है? तो उसका रीज़न ये बेटा कि देखो अब अपने को अगर ये AB निकालना है ना, तो मैं अगर रेडियस को इधर उधर बनाऊंगा तो ये लाइन उसको मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से AB को लिखना है जो 5 सेंटीमीटर दिया है, ताकि वो इस लाइन से कनेक्ट हो पाए, और कनेक्ट तभी होगा जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, और जब ट्रायंगल बन जाएगा ना तो फिर हम लोग को इसका लेंथ निकालने में आसानी होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, सी से ए को ऐसे मिला करके रेडियस बनाया है, ना कि इधर उधर। उसी तरीके से एडी को भी हमने ऐसे ट्रायंगल के शेप में बनाया है, ठीक है। और डिस्टेंस को हमने लिख दिया है कि 4 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहला चीज़ जो तुम लोगों को लिखना है वो ये लिखना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास मान क्या लेते हैं कि ये तो क्लियर ही है कि ये हमारी लाइन सीधी है और ये भी एकदम सीधी है, यानी कि सी डी और ए बी जो है वो एक दूसरे ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको लिखता हूँ नाउ। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, या सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। दोनों की मतलब जो होता है एक ही होता है, चाहे ऐसे लाइन बनाओ चाहे ऐसे लाइन बनाओ, दोनों में तो बनेगा 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री बन रहा है तो तुम याद करो कि अभी हमने आपको सर्कल वाले थ्योरम में क्या बताया कि जब कभी भी किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड होता है, ये हमारा कॉर्ड ए बी है ना, उसको सर्कल के सेंटर से ऐसे 90 डिग्री का जब लाइन काटता है, यहाँ पर अगर सी से डी तक अगर 90 डिग्री है तो यहाँ बीच में भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये जो 90 डिग्री काट रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हमने रूल अभी पढ़ा हुआ था, तो बस वही वाला रूल जो है हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट हमने अभी पढ़ा, वी नो दैट कि इसे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ या सेंटर टू द कॉर्ड, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, शॉर्टकट में एकदम बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आ गया कि जब कभी भी हमारा सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनता है कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ए बी, ये जो पूरा लाइन ए बी था ना, ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया। वो कौन से दो बराबर पार्ट है, तो एक ए ओ है और एक बी ओ है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए हमारा जो ए ओ है और जो बी ओ है वो बराबर है, और वो किसके बराबर है भैया, तो वो पूरे के पूरे जो ए बी था उसके आधा है। यानी कि अगर हमारा कंप्लीट ए बी देखा जाए तो उसका आधा ए ओ हो गया और आधा बी ओ हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख दो फिलहाल के लिए। अब आते हैं अपन ट्रायंगल के पास कि सर अपन किस ट्रायंगल का यूज़ करें। तो हम लोग दो ट्रायंगल यूज़ करेंगे। पहला ट्रायंगल है ए सी ओ, ये जो ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास है क्या चीज़ और हमको निकालना क्या है, तो देखो हमको ए ओ को निकालना है। ये जो ए ओ है ना, ये अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अपने को दो साइड पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस चर्चा का थ्योरम लगता है। लेकिन पाइथागोरस चर्चा का थ्योरम लगाने के लिए हमने को हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू चाहिए और अपने को ये जो बेस है इसका भी वैल्यू चाहिए। तो वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे भैया, बेस तो अपने को पता नहीं है, हमको जो लेंथ पता है वो सी से डी तक पता है, हमको तो सी से ओ तक चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सी ओ है, ये वाला पार्ट, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से लेट लिखो, लेट सी ओ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, सी ओ एक्स है। तो अब जो डी ओ होगा वो कितना होगा, उसको वाई ले लूँ क्या, अरे नहीं रे बुड़बक लोग, वाई नहीं लेना है। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक सी से ओ तक मैंने एक्स माना और टोटल मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये मेरे को पहले से पता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो हमारा 4 में से अगर x को माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट निकल जाएगा, यानी कि 4 माइनस x हो जाएगा। ये d से o तक, फिर से समझा रहा हूँ, टोटल मेरा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ तक हमने x मान लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मुझे ये पार्ट की ज़रूरत है तो मैं टोटल 4 में से x को माइनस करूँगा तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो इस पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 4 माइनस x हो जाएगी। तो डी जो होगा वो 4 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गया? अब इसका भी काम आएगा आगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल AOC, है ना, ये राइट ट्रायंगल। यहाँ पर आप लोग चाहो तो राइट वर्ड भी यूज़ कर ही सकते हो और कर ही देना, ये क्योंकि राइट ट्रायंगल है, वहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर किया था इसलिए। तो राइट ट्रायंगल AOC में हमारा जो AC है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, अगर अपन उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा AO के स्क्वायर और प्लस में CO के स्क्वायर के। इज दैट क्लियर? अब हम लोग को AO का ही जरूरत है, हम लोग को जो लेंथ निकालना है AO निकालना है। जब AO निकल जाएगा तो BO निकल जाएगा, फिर वो हमारा AB भी निकल जाएगा आराम से। तो हम लोग को AO निकालना है तो मैं क्या करूँगा, CO को इधर ले आता हूँ, या फिर एक काम करो तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, AO का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास AC का स्क्वायर माइनस में CO का स्क्वायर। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? तो हमने क्या किया कि इसको मैं पहले इधर लेकर के गया अपने दिमाग में, तो ये इधर जाकर के AC के साथ माइनस हो गया। अब इधर मेरे पास AO बचा है, लेकिन बच्चे लोग की आदत क्या रहती है, स्कूल में वो देखे रहते हैं कि जिसका भी अपने को वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, जैसे x को, y को, z को, कुछ भी है जो लेफ्ट में लिखेंगे और राइट में नंबर वाला वैल्यू लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने दिमाग से उठा करके इसको लेफ्ट में ले आया और फिर AC स्क्वायर और माइनस में जो CO स्क्वायर था उसको राइट में लिख दिया। तो एग्जाम में तुम लोग को भी ऐसे ही करना है, बड़े क्वेश्चन में अब बच्चों की तरह एक एक स्टेप मत करते रहें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अब AO का स्क्वायर ही अपने को निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AO का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में CO का स्क्वायर यानी कि हमारे पास CO हमारा कितना था, x था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तुम 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी रख सकते हो या फिर चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ। 5 स्क्वायर यानी कि हमारे पास ये 25 हो जाएगा, तो AO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर। आप इसको a माइनस बी वाला फॉर्मूला मत लगा लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में उसमें। तो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। अब तुम लोग बनाओगे दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा वो भी दिखाता हूँ। तो अब मैं लिखता हूँ इन, या फिर बगल में बनाऊँ क्या, नहीं यहीं पे बनाता हूँ, इन राइट ट्रायंगल AOB जो दूसरे AOD जो दूसरे से हमारा ट्रायंगल है ना राइट वाला, ये वाला, ये देखो ई ट्रायंगल जो है मैं इसका नाम कर रहा हूँ AOD। इसमें यही होगा AD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस या DO का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर। इस तरीके से AD का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर जो कि हाइट है और प्लस में हमारे पास DO का स्क्वायर। तो यहाँ भी अपने को AO चाहिए, तो वही चीज़ करेंगे जो पहले किए थे हम लोग। AO का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर माइनस में DO का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग को यहाँ से लिखना पड़ेगा AO का स्क्वायर इक्वल टू AD जो हमारे पास वो 3 है तो 3 का स्क्वायर और माइनस में DO कितना है तो 4 माइनस x हमने लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। लेकिन एक काम करो कि चूँकि बाहर में ही माइनस की साइन है ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको ब्रैकेट में ऐसे लगा करके एक स्क्वायर अंदर में लगाता हूँ, बाहर में नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो मैं फॉर्मूला लगा लूँगा और फिर जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो इस माइनस की वजह से सभी साइन चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये मैं ऐसे एरो बना देता हूँ कि जब बच्चों को मैं नोट्स दूंगा तो बच्चों को पता रहना चाहिए कौन सा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अब इसके आगे देखो यहाँ से ये हो जाएगा AO का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया माइनस की साइन के साथ। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर होता है प्लस B का स्क्वायर होता है और फिर हमारे पास माइनस में 2AB होता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 8x आ जाएगा। अब ये बन गया यहाँ से AO का स्क्वायर इक्वल टू 9, ब्रैकेट जब खोलूँगा तो माइनस का देखो 16 हो जाएगा, माइनस का ये x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 8x हो जाएगा। अब देखो AO जो था यहाँ पर भी AO था, AO का स्क्वायर था, तो मैं इस AO के बदले में ये वाला वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 से AO का स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्या लिख दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AO के बदले में 25 माइनस में x का स्क्वायर इक्वल टू साइड में ये दोनों सॉल्व भी हो रहे हैं तो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 19 प्लस है माइनस है, अरे यार 19 कहाँ से, 16 जो हमारा माइनस है और 9 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का x का स्क्वायर हो गया और प्लस में 8x हो गया। अब देखो इधर ही माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ही माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों को उड़ा दो, क्योंकि हम जानते हैं जब इस माइनस को इधर लेकर के आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस तो कट हो गई, तो इसलिए डायरेक्ट उड़ा देते हैं, पहले उड़ा देते हैं। 7 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 7 इक्वल टू साइड में 8x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 25 और 5 हो जाता है हमारा 30 और 2 32,
तो 32 और फिर ये 8 को जब मैं इधर लाऊंगा तो डिवाइड में 8 इक्वल के उस साइड में x आ गया, तो 8 के टेबल में 4 टाइम पे x आता है, यानी कि x जो वैल्यू है वो 4 निकल करके आ गई। अब x क्या था, तो x जो है वो हमारे पास CO था। देखो ये वाला जो पार्ट हमारा था वो x था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने को क्या निकालना था, AO की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर या किसी भी इक्वेशन जहाँ पर भी तुम चाहो उस जहाँ पर AO तुमको दिख रहा हो वहाँ पर पुट कर दो। तो सबसे छोटा मुझे इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है जहाँ पर मैं AO की वैल्यू निकाल सकता हूँ x की वैल्यू पुट करके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उससे होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AO का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में 25 - 4 का स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस में 16 यानी कि 9 आ गया। तो AO का स्क्वायर अगर 9 आया है, इसका मतलब कि AO की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, क्योंकि जब मैं स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट में आ जाएगा और जो 9 है वो 3 बन करके बाहर निकलता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, AO का स्क्वायर है और यहाँ पर 9 है, तो 9 को अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा तो AO का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अगर AO का वैल्यू 3 है बच्चा लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB जो था वो क्या था, AO का जस्ट डबल था। देखो यहाँ पर जो AO है वो AB का आधा है। अब मुझे अगर AB चाहिए तो मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो AB = हो जाएगा AO का डबल, यानी AO का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा AB आएगा। देखो मैं कुछ इसे भी समझा देता हूँ, AO हमारा 3 आ गया और BO भी हमारा 3 है, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 3 मिल करके हमारा AB जो है वो 6 बना देगा। तो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि भैया जो AB है वो 2 × AO है, यानी कि 2 × 3 है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है। यानी कि AB की जो वैल्यू है वो हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन को बनाना है। भले तुमको लग रहा हो कि बहुत बड़ा सर ने बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पर आराम से एक स्टेप बताया है डिटेल में ना, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी तुमको फील हो रहा होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम्हें बस 2 बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की खुद से। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुमसे आराम से बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करना वीडियो देख करके और एक बार बिना वीडियो देखे प्रैक्टिस करना। अगर भी तुम लोग को समझ में नहीं आया हो, कुछ भी दिक्कत हो ना, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही तुम लोगों को मैं जैसे पहले बताया हूँ कि तुम हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा और डिटेल में सिखाए रखी हैं, तो वहाँ पर तुमको और ज़्यादा अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। चलो आगे क्वेश्चन बनाते हैं। और इसके जो नोट्स हैं आप लोग को हमेशा की तरह मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज two equal chords of a circle intersect within the circle, यानी कि एक सर्कल में 2 इक्वल साइज के कॉर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो जो पहले वाले कॉर्ड का सेगमेंट होगा वो इक्वल होगा दूसरे वाले कॉर्ड के सेगमेंट के। तो अब इसको पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पर हमने सिंपली एक सर्कल बनाया है जिसमें 2 कॉर्ड्स बनाए, एक का नाम था AB, दूसरे का नाम था CD, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं और कहीं पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया कॉर्ड को कि कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, बाकी आप किसी दूसरे जगह पर भी बना सकते हो, बस हाँ इंटरसेक्ट जरूर कराना, इक्वल कॉर्ड्स हो और इंटरसेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब अपने को प्रूव क्या करना है ये समझना। हमसे बोला कि इसके सेगमेंट जो हैं एक के दूसरे के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग यहाँ से A से लेकर के X तक देखोगे और ये वाले C से X तक देखोगे, तो ये जो बड़ा वाला हमारे पास पार्ट है ये बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से ये D से X और ये जो B से X है ये भी बराबर होना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है। और ये X क्या है भैया, तो ये X वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे और इसका जरूरत पड़ेगा इस पॉइंट का, इसीलिए इसका नाम हमने X रखा है। अब लेकिन डायरेक्ट तो ये प्रूव होगा नहीं, तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपने को बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा वो समझ लो। सबसे पहले तो तुम लोग एक काम करो कि इसका जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा सेंटर है और ये जो AB हमारा कॉर्ड है, इसके बीच का डिस्टेंस बना लो। मैं एक रेड पेन से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा भी दिखे और बच्चों को क्लियरली समझ में भी आए। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बनाया और ये एकदम परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एकदम परपेंडिकुलर लाइन होता है। और उसी तरीके से इधर वाला जो कॉर्ड है उसके ऊपर भी एकदम परपेंडिकुलर लाइन बना दो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए बना दो, ताकि ये भी क्या हो जाए, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाए। अब इन लोग का भी कुछ नाम रख देते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम M रख देता हूँ इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम N रख देता हूँ। तो ये जो OM है और ये जो ON है ये क्या है, तो ये कॉर्ड्स के और सेंटर के बीच की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है। लेकिन इतना से ही काम नहीं चलेगा, अब ये काम और छोटा सा करना है। आप क्या करो कि ये जो O है और ये जो X है इसको आपस में मिला दो, इस तरीके से कुछ ऐसे आप लोग O और X को मिला दो। तो अब यहाँ पर आपके पास जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये बहुत काम आएंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अपने को प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है कि भैया जो AX है वो बराबर है हमारे CX के, एंड
दूसरा चीज़ प्रूव करना है कि जो dx और जो bx है वो बराबर है, तो bx इज इक्वल टू dx, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट किया जाए गुरुदेव? तो सबसे पहले चीज़ तुम जो बेसिक दिया हुआ है, सामने में जो चीज़ें दी हुई हैं उससे स्टार्ट करो। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OM है ये परपेंडिकुलर है, तो इसको आप लिखो प्रूफ कि हमारे पास सबूत क्या क्या है कि ये चीज़ें आपस में बराबर है, उसके लिए सबूत इकट्ठा करना है। तो हमने क्या किया है, OM को परपेंडिकुलर बना दिया है AB के ऊपर, यानी कि ये वाले कॉर्ड के ऊपर। और हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि AM और ये जो BM वाला पार्ट है ये बराबर है। तो इसलिए हमारा जो AM होगा वो बराबर होगा BM के। और ये क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों इस कंप्लीट AB के आधा है। AM और BM जो है पूरे AB का हाफ हो गया, इसीलिए। तो यहाँ पर वही चीज़ करोगे, AB को हाफ कर दोगे, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे, या फिर 1/2 AB भी लिख सकते हो। सिमिलरली उसी तरीके से आप लोगों को पता है कि ये जो ON है ये क्या है, CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको भी लिख दो कि भैया जी जो हमने ON बनाया है वो परपेंडिकुलर बनाया है CD के ऊपर। तो इसका रीज़न, इस रीज़न से हमारे पास ये जो CN है और ये जो DN है ये भी दो बराबर बराबर हो जाएंगे पार्ट। तो यहाँ पर लिख दो CN इक्वल टू DN। और ये क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों भी आधे हैं पूरे CD के, तो CD का हाफ कर दो, ऐसे ही लिख देना। तो इससे टीचर को थोड़ा सा अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर रीज़न भी जरूर बताना कि ये जो तुमने किया है ना हाफ हाफ, और ये जो बराबर किया है, इन सभी का रीज़न क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये रीजन हमने पिछले बार आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, उसी टाइप से यहाँ पर भी लिख देना कि परपेंडिकुलर कभी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, हम क्या जानते हैं भैया कि जो AB लाइन था और जो CD लाइन था वो बराबर था, लेकिन हम लोग लिखेंगे बट हम लोग को ये पता है कि जो AB था वो बराबर था CD के, है ना। AB और CD तो बराबर कॉर्ड्स थे, इक्वल कॉर्ड्स, क्वेश्चन में गिवन था ये चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB का अगर आधा लें और CD का अगर आधा लें तो वो भी बराबर होगा, यानी कि AB का अगर हाफ कर दूं मैं और CD का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो भी बराबर होगा, क्योंकि दो बराबर लाइन के आधे जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो बबुआ लोग कि जो AB का आधा है, AB का आधा कौन सा? ये AM, और जो CD का आधा है कौन सा? ये CN। ये चीज़ें भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि ये वाला जो हमारे पास हमने यहाँ पर बनाया है AM, ये वाला पार्ट, और हमारे पास जो हमने इधर DN बनाया हुआ था ये वाला पार्ट, ये भी बराबर होगा। और उसी तरीके से हमारे पास ये जो BM है और जो हमारे पास ये CN है ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये जो है आधे आधे हैं किसके? तो पूरे लाइन AB के और CD के। तो यहाँ पर वो चीज़ों को भी लिख लेते हैं अपन कि हमारे पास इसलिए जो AM होगा, है ना, AB का आधा वो बराबर होगा इसके DN के बराबर कर दो, या फिर आप CN के भी बराबर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर DN अगर करता हूँ ना तो मेरे को CX प्रूफ करना है, तो CN लिखता हूँ। ठीक है, DN मत लिखो, तुम लोग CN का यूज़ कर लो, क्योंकि हम लोग को तो इसको इक्वल प्रूफ करना है, अपने को AX को और CX को प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि AM जो होगा वो CN के बराबर होगा, और उसी तरीके से जो BM होगा वो DN के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो BM है भैया जी वो बराबर है हमारे DN के। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गई, ये सब क्लियर है, ये सब एकदम समझते रहना। बेसिक चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम लोग पकड़ते हैं हमारे ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल कौन सा? जो हमने ट्रायंगल बनाया था शुरू में बोला था कि इन ट्रायंगल्स का आगे बहुत यूज़ होने वाला है। तो ट्रायंगल का नाम रख देते हैं OMX और ONX, और इनको आपस में कर दो एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल OMX एंड दूसरा वाला ट्रायंगल ONX। अब इन दोनों में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एंगल है वो हम लोग ले सकते हैं, या फिर हम लोग लाइन को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले एंगल ही लिख देता हूँ। अगर मैं एंगल बना दिया हूँ तो जो हमारा एंगल OMX है ना वो बराबर होगा हमारे एंगल ONX के। और क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो शॉर्टकट में यहाँ पर ईच 90 डिग्री लिख दो, है ना। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के ही तो हैं, तो इसलिए हमारे पास बराबर हो गया। उसी तरीके से जो OX लाइन है दोनों में बराबर आ रहा है, क्योंकि दोनों में सेम है। OX इज इक्वल टू OX, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइड। तो यहाँ पर लिख दो कॉमन साइड। अब उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ हो पा रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो OM है और जो ON है वो भी बराबर होगा, यानी कि ये वाली लाइन और ये लाइन बराबर होगी। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब इक्वल कॉर्ड्स हों और उनकी दूरी जब हमारे पास सेंटर से ली जाती है तो सेंटर से उसकी जो दूरी होती है इक्वल कॉर्ड्स की हमेशा बराबर होती है, जो कि मैंने आपको सेकेंड वाला जो थ्योरम बताया था, या कह लो जो 3rd नंबर का थ्योरम बताया था, उस थ्योरम में हमने इस चीज़ को लिखा था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ON है या फिर इधर वाला OM और इधर वाला जो ON है वो बराबर है, और इसका रीज़न लिख देना सिंपल सा कि इक्वल
chords are equidistant from center। ठीक है, सेंटर से वो क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, फिर इक्वल दूरी पर होते हैं, इसीलिए हमारे पास OM और ON जो होगा वो बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा थ्योरम लग जा रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक साइड लिया है ना, या फिर हमने एंगल लिया सबसे पहले, फिर ये वाला साइड आ रहा है, फिर ये साइड, तो एंगल और साइड या फिर साइड एंगल जो हमारा रूल है साइड एंगल, उस रूल से या फिर साइड एंगल क्या करना है, ये तो हमारा राइट एंगल बन रहा था, राइट एंगल है और ये राइट एंगल के अपोजिट में तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और हमने एक साइड यूज़ किया, तो RHS जो है उस रूल से हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल OMX होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ONX के, और रूल कौन सा हुआ, तो RHS रूल हो गया। तो ये भी जरूर लिखना, जो चीज़ मैं साइड में लिख रहा हूँ ना एग्जाम में जरूर लिखना, ताकि टीचर एकदम एक नंबर भी आपका ना काट पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा MX और इधर वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट NX, ये दोनों जो CPCT से हमारे पास आपस में इक्वल होगा। CPCT का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो MX कौन सा भैया, ये वाला देखो MX, और ये वाला हो गया हमारे पास NX। बस यही चीज़ मेन जरूरी था, अगर आपने ये वाला पार्ट को और ये पार्ट को इक्वल प्रूव कर दिया ना तो आपका पूरा काम हो जाएगा। अब हम लोग को क्या पता था कि हमारे पास जो AM है और हमारे पास जो CN है वो बराबर है, तो अब तुम क्या करो उसमें MX को और NX को ऐड कर दो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड किस में करना है, क्या करना है भैया ऐड, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में इस वाले पार्ट को। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सा था, ये वाला जो हमने लिखा था ना, इसको पूरा का पूरा तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और ये जो अभी हमने लिखा है इसको तुम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो या फिर 2 मान सकते हो। तो इक्वेशन 1 एंड हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को तो हमारे पास जो AM है, ठीक है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा MX को, और इक्वल की उस साइड में जो हमारे पास CN था CN, उसमें मैं ऐड कर दूंगा NX को। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, AM और MX मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो AM और MX मिल करके मेरा AX बना रहे हैं जो कि मुझे चाहिए था, और ये देखिए CN और NX मिल करके ये पूरा मेरा CX बना रहे हैं जो कि मुझे प्रूव करने के लिए चाहिए था, यानी प्रूव करने के लिए दिया हुआ था। तो इसके बदले में लिख दो तुम डायरेक्ट AX और इधर तुम लिख दो CX, पहला चीज़ प्रूव हो गया। और उसी तरीके से है ना, यहाँ पर तुम लोग लिख भी देना ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमने 1 एंड 2 को ऐड किया, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो भी ध्यान से देख लो। हमारे पास ये जो BM है, ठीक है, ये जो BM था उसमें से हम लोग MX को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ BM में से अगर मैं MX को माइनस करूँगा तो मेरा BX आ जाएगा, और उसी तरीके से मेरे पास ये जो DN है, ये यहाँ से यहाँ तक, उसमें से मैं NX को माइनस करूँगा तो मेरा DX आ जाएगा जो कि मुझे लेकर के आना था। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो BM और DN है उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो BM में से माइनस कर देंगे MX को, और इक्वल की उस साइड में जो हमारे पास DN है उसमें से माइनस कर देंगे NX को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें जब माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट BM बोल रहा हूँ BX, और इधर हमारे पास आ जाएगा DX। और यही चीज़ें हम लोग को प्रूव करनी थी, तो इसको लास्ट में से बक्से में जरूर बंद कर देना ताकि एकदम अच्छे से खूबसूरत तरीके से दिखे, और यहाँ पर लास्ट में देना प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव्ड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो भाई, सर्कल के चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को लेंदी लगे, लेकिन है बहुत ईजी, तो तुम लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करना, ईजिली तुमसे ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सेकेंड भी होता है सॉल्व। चलो जब थर्ड क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, और फिर से याद दिला देता हूँ कि जो इसके नोट्स हैं वो भी डाउनलोड कर लेना, ताकि तुम लोग जब प्रैक्टिस करो खुद से ना तो वहाँ पर वो नोट्स काम है, आपको बार बार वीडियो भी ना देखना पड़े। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, बस इसी क्वेश्चन को छोटा करके दे दिया है, मतलब कि और ज़्यादा काम आसान कर दिया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। इसमें बोल रहा है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि पहले की तरह अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स है और सर्कल के अंदर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो प्रूव कीजिए कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर से, मेक्स इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड। तो वो क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है कॉर्ड से। तो मैं पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि इसमें बोला क्या है, और ये भी पूरा सेम टू सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया और सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट भी कर दिया, क्योंकि जो चीज़ मैं पिछले वाले क्वेश्चन में लिख के आपको समझाया था ना, बस वही चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है। बोला जा रहा है कि दो हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं, आपको ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जहाँ पर से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट से जब हम लोग सेंटर तक एक लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट से सेंटर तक लाइन बनाएंगे, तो ये क्या करेगा, दोनों साइड इक्वल एंगल्स बनाएगा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो एंगल है ना, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, बस यही काम करना है। तो हम लोग पूरा पहले तरीके से जो
जो मैंने लिखा था ना वो लिख लेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और इस बार अपने को ये AM और BN ये सबको अपने को इसके बाद लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अपने को इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं। पिछले बार लेंथ से हम लोग सेगमेंट क्योंकि बोला गया था इसलिए हम लोग लेंथ निकाल रहे थे, इस बार तो अपने को अंदर का एंगल निकालना है। तो कुछ नहीं करो, बस सिंपली लिख दो कि भैया OM और AB हम लोग परपेंडिकुलर बना दिए हैं और इस तरीके से ON और CD को हमने परपेंडिकुलर बनाया है। अब यहाँ जो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कर देंगे हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम उसी मेथड से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये और ये जो एंगल है जिसका नाम OXM है और OXN है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल हमारे किससे, तो CPCT से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया था कि ये जो बड़ी कॉर्ड्स है ना, यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है इस एंगल को आपको मतलब कि प्रूव करना था। तो आप लोग देखो यहाँ तक लिखोगे तो भी ऐसे सही चलेगा, लेकिन अगर आप लोग इसी एंगल का नाम को बड़े वाले कॉर्ड से कनेक्ट कर दो यानी कि AXO लिख दो, क्योंकि हमने प्रूव करने टाइम लिखा था कि जो बड़े वाले एंगल का नाम AXO है और इसका नाम है CXO। तो मैं इन दोनों का नाम को इसी एंगल, देखो ये जो मैंने नाम लिखा है ये इसी एंगल का नाम है, बस जब छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं तब ये नाम हो रहा है। और अगर आप लोग बड़े के कॉन्टेक्स्ट में तो वहां पर आप लोग लिखोगे हेंस करके कि भैया ये जो है इसी का नाम हमने एंगल AXO रखा था प्रूव वाले सेक्शन में और इसका नाम हमने एंगल CXO रखा था। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप लोग क्या करना बस कि ये जो पार्ट आपने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर भी इसी पार्ट को लिखना। प्रूव में भी आप लोग ये बड़ा नाम को मत लिखना, AXO को और CXO को मत लिखना, आप लोग OXM और इसका नाम दूसरे वाले का जो नाम है OXN रख देना, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से नाम लिख दिया प्रूव वाले सेक्शन में तो लास्ट में ऐसे प्रूव में जरूर लिख देना ताकि आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए और लास्ट में प्रूफ डाल दो। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था, उससे इजी ही क्वेश्चन था हमारे सेकंड वाले से। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सर्कल, दो ठो ऐसे सर्कल होते हैं जिसका सेम सेंटर होता है, उसको ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है देखो, सर्कल विद द सेम सेंटर। तो अगर एक लाइन जो है दो ऐसे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है जिनका एक सेम सेंटर है और कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A पर, B पर, C पर और D पर, देखो A, B, C और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और सेंटर का नाम O दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि जो AB है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है और जो CD यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा अपने को प्रूव करना है। चलो जल्दी से प्रूव कर देते हैं। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। सर्कल तो नहीं दिख रहा है लेकिन किसी टायर का फटा हुआ टायर लग रहा है मुझे, पंचर हो गया ऐसा टायर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था, हमने बस एक छोटा सा चेंज किया है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर से एक लाइन हमने बनाया, OX इसका नाम दे दिया, यानी जो सेंटर O था ना, और ये जो ऐसे लाइन गया था कट करके, तो इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन OX बना दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा हमारे थ्योरम में। थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सर्कल में, मान लो छोटा सर्कल का हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन स्मॉलर सर्कल, जो हमारा छोटा वाला सर्कल है, इन स्मॉलर सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो OX है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC के ऊपर, क्योंकि अगर AD हमारा है यहाँ से यहाँ तक और उसके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो BC है वो AD का ही तो पार्ट है ना, तो ये जो OX है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास जो OX होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। और अगर किसी भी सर्कल के सेंटर में क्या होता है कि अगर किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एकदम परपेंडिकुलर लाइन पड़ता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे अपन कि हमारे पास इसलिए जो BX होगा वो इक्वल हो जाएगा CX के। और इसका रीज़न भी तुम लोग बता दोगे कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये देखो जैसे पहले मैं लिख रहा था उसी तरीके से लिख देता हूँ, पर ताकि आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार लिखूंगा तो याद भी हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कैसे लिखना एग्जाम में शॉर्टकट में। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एकदम शॉर्ट में वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर से BX इक्वल टू CX। तो इसको हाफ ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख करके आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और इसी तरीके से जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसमें वही काम करो, इन बिगर सर्कल, जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर भी यही चीज़ होगा कि हमारे पास जो OX है वो परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ था। इसका मतलब कि अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो A से लेकर के X तक और D से लेकर के X तक जो है दो बराबर बराबर पार्ट में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको AX इज इक्वल टू DX। और इसका भी जो रीज़न है ये सेम टू सेम रीज़न होगा जो यहाँ पर हमने लिखा है।
अब क्या करो कि हम लोगों को ये चीज़ पता था कि हमारे पास हम लोग को ये निकल गया ax और ये आ गया हमारे पास bx। तो अब क्या करो कि हम लोग को ab लाना था ना, तो अगर मैं ये कंप्लीट ax में से अगर मैं इस bx को माइनस कर दूं तो मेरा ab आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूँगा और मैं लिखूँगा कि मैं अब कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, bx वाले को यानी कि इक्वेशन 1 को ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो ax था उसमें से माइनस कर दूंगा bx को और इसी तरीके से जो dx था उसमें से माइनस कर दूंगा cx को। तो निकलेगा क्या, ax माइनस bx तो आपका ab निकल करके आ जाएगा और इसी तरीके से dx में से अगर आप cx को माइनस करोगे तो cd निकल करके आ जाएगा। तुम देख सकते हो, देखो ये हमारे पास dx है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से अगर मैं cx को माइनस करूँगा तो ये cd वाला पार्ट बच जाएगा, तो ab इक्वल टू cd आ गया मेरा। तो इस तरीके से आपको इसको भी प्रूव करना। तो देखा आपने कितना आसान है। अगर आपने शुरू के 1-2 क्वेश्चन बना लिए बच्चों ना, तो और अगर आपको थ्योरम अगर आपने दिमाग में अपने बैठा लिया है तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो थ्योरम को जरूर याद कर लेना, थ्योरम बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वाले चैप्टर में। तो देखो जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको आप लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो एक मेथड होता है काइट वाला मेथड, जो मैंने कि आपको पिछले बार जब मैंने इसका वीडियो बनाया था ना, जब इसकी बुक रिड्यूस नहीं हुई थी, यानी कि पहले जब ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था सर्कल वाला चैप्टर, पिछले साल से भी पिछले साल जब 2020-21 के बाद है उस टाइम में, तो उस समय मैंने इसका वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको इसको काइट वाले मेथड से बनाया था। तो अगर अभी मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि काइट वाला मेथड अगर आपको ईजी लगता है तो आप उस मेथड से बना सकते हो, और अगर आपको ये वाला जो मेथड भी मैं बताने वाला हूँ अगर ये ईजी लगता है तो इसे ही बना सकते हो। अगर लगे कि नहीं सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो फिर आप मेरा काइट वाला वीडियो भी देख लेना। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जहाँ चैनल के होम पेज में जाना, नीचे जब स्क्रॉल करना तो लिखा होगा क्लिक हियर फॉर एनसीईआरटी क्लास 9, उसमें क्लिक करोगे तो क्लास 9 के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो मैंने पुराने वीडियोस नए वीडियो सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 3 गर्ल हैं, एक का नाम है रेशमा, दूसरे का शर्मा और तीसरे का नाम है मनदीप। वो क्या कर रही है, गेम खेल रही है बाई स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 मीटर है और उस सर्कल में ही अलग अलग जगह पर वो तीनों खड़ी हैं और एक गेम खेल रही हैं। रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, है ना। बॉल फेंका फेंकी कैचा कैची गेम खेल रही है, बस वो फालतू में लिखा हुआ है, छोड़ो हटा, उससे मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, और सलमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो बताइए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जब तक मैं डायग्राम नहीं दिखाऊंगा या समझाऊंगा तब तक तुम लोग को ये क्लियर नहीं होगा। तो चलो मैं डायग्राम दिखाता हूँ तुमको कैसे बनेगा इसका। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सर्कल बना लो आप लोग, 3 अलग अलग जगह पर, एक जगह पर R लिख दो, एक जगह पर सलमा के लिए S लिख दो और मनदीप के लिए M लिख दो। रेशमा, सलमा और मनदीप हो गई। अब हमसे बोला है कि रेशमा और सलमा की बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है। तो ये ध्यान रखना ना कि ऐसे सर्कल घूम करके कभी भी दूरी नहीं बनता है। दूरी जो होती है ना एकदम सीधी होती है, एकदम सीधा जो लाइन बनता है वही दूरी कहलाता है। जैसे कि अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ऐसे भी और दूर से ऐसे जा सकता हूँ, फिर मैं ऐसे छोटा सा सर्कल बना के जा सकता हूँ। लेकिन जो एकदम सीधा लाइन होता है एक्चुअल में वही डिस्टेंस कहलाता है, जिसमें तुमने साइंस में इसके बारे में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो R से S तक की जो सीधी लाइन मैंने बनाई है ना ये है। उसी तरीके से सलमा से मनदीप के बीच की जो दूरी है वो भी 6 मीटर है, तो ये वाली लाइन जो है वो 6 मीटर की है। हमसे बोल रहा है कि रेशमा से मनदीप की जो दूरी है ये वाली जो लाइन है ये आपको बताना है कितना होगा। तो इसके लिए बेटा यहाँ से गेम करना शुरू करना है। सबसे पहले तो तुम लोगों को कुछ छोटे छोटे से कंस्ट्रक्शन करने हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब कि कुछ चीज़ों को मिला देना है। जैसे कि पहले कहाँ गया मेरा स्केल नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं हाथे से नहीं यार स्केल से ये रहा, स्केल से मिलाऊंगा थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, डायग्राम बच्चों को समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं O से R को ज्वाइन कर देता हूँ, उसी तरीके से मैं O से M को भी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, और उसके बाद फिर आप लोग ये O से और S से भी आपस में ज्वाइन कर दो, O और S को भी ज्वाइन कर दो। और यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला है ना इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं मान लो इसका नाम रख देता हूँ X फिलहाल के लिए। ठीक है, तो पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने समझाया था कि बेटा ये काइट है और काइट में जो हमारा कॉमन डायगोनल होता है वो दूसरा डायगोनल के थ्रू क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन कई बच्चे लोग अभी तक काइट के बारे में पढ़े ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल में अच्छे से, तो उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि इस बार मैं आपको जो बेसिक मेथड है, जो अभी तक हमने मेथड्स पढ़ रखे हैं उस मेथड से समझाने वाला हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहला जो हमें काम है ना वो ये करना है कि जो RX है और जो MX है इसको 2 बराबर बराबर बांटना है, यानी कि RM का आधा RX होगा और MX होगा। ये अपने को पहला काम करना है। जब वो काम हो जाएगा ना तो फिर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सभी चीज़ों को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अपने को फाइंड क्या करना है। तो हम लोग को फाइंड करना है अपने को फाइंड करना है लेंथ
लेंथ ऑफ आर एम, अपने को जो कंप्लीट आर एम है आर से एम तक की दूरी वो अपने को फाइंड करनी है। हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया। आप लोग लिख चाहो तो लिख सकते हो ज्वाइन ओ आर ओ एम ओ एक्स है ना, ओ एस, इस तरीके से हमने ज्वाइन किया है। वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं। हमको करना क्या है कि अगर मुझे ये लाइन को और ये लाइन को अगर बराबर प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए पिछले बार मैंने काइट वाला मेथड यूज़ किया था, इस बार मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला मेथड यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा ट्रायंगल ओ आर एस और ओ एम एस में। देखो यहाँ पर नाउ अपने को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ अपने को कैसे प्रूफ करना है, तो इन ट्रायंगल ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ एम एस। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें भैया, तो सबसे पहले तो हमारा ओ आर जो है और जो ओ एम है ये क्या है, रेडियस है, तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओ आर इक्वल टू ओ एम, और ये हमारे रेडियस हैं। किसी भी सर्कल के रेडियस होते हैं, कहीं से भी बना लो बराबर ही होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो ओ एस है ये इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इधर ओ एम एस वाले में भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दो ओ एस इक्वल टू ओ एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। तो कॉमन लिख देता हूँ शॉर्टकट में मैं। अब हमारे पास ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। अच्छा, ये जो हमारा आर एस है और ये जो हमारे पास एम एस है ये भी तो बराबर है, दोनों का 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दो कि आर एस जो है भैया वो बराबर है एम एस के। और ये क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, या फिर ईच 6 मीटर ऐसे भी लिख सकते हो। मैं गिवन लिख देता हूँ शॉर्टकट में कि भैया 6-6 सेंटीमीटर दिए ही हुआ है अपने को। तो हमारे तीनों साइड बराबर हो गए, तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ओ आर एस होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ओ एम एस के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वैसे तो बहुत सारे एंगल है, जैसे यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बराबर होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो एंगल होगा इसका नाम आर ओ एक्स रख देता हूँ, एंगल आर ओ एक्स वो इक्वल होगा हमारे एंगल एम ओ एक्स के। और ये किससे हुआ, तो ये हमारे सी पी सी टी से हुआ। और हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ था, तो साइड वाले रूल से हुआ था। तो ये भी जरूर लिख देना ताकि एग्जाम में टीचर कहीं पर भी कुछ कट ना कर सके। तो ये चीज़ें हुआ। अब लोग सर ये एंगल को आपने क्यों इक्वल प्रूव किया बेटा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया शुरू में ही कि हम लोग को आर एक्स को और एम एक्स को बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग आएंगे अब ट्रायंगल्स के पास। ट्रायंगल में हम लोग आएंगे ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में, और अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो आर एक्स और एम एक्स ऑटोमेटिकली मेरा सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करो आप लोग पकड़ो ओ आर एक्स को और ओ एम एक्स को। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं इसको इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल ओ आर एक्स एंड ट्रायंगल ओ एम एक्स। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होने वाला है कि सबसे पहले तो वही चीज़ हमारा ओ आर इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, सॉरी ओ एम हो जाएगा। उसके बाद हमने एंगल को इक्वल प्रूफ किया है, तो एंगल हमारे पास आर ओ एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल क्या नाम है एम ओ एक्स के, जो कि हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तो ये हमें क्या था, हमारे पास रेडियस था इसलिए इक्वल हुआ है, और ये हमने अभी प्रूफ किया हुआ था तो यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या है, तो ओ एक्स जो है वो दोनों में आ रही है, तो ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स बराबर है भैया। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन बोल सकते हो इसको तुम लोग, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से हमारा कौन सा हो रहा है, साइड एंगल, और साइड वाले रीजन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल ओ आर एक्स है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे ट्रायंगल ओ एम एक्स से। और ये किस रीजन से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड वाला रूल लगा दिया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि जो आर एक्स होगा वो बराबर होगा एम एक्स के। ये बहुत जरूरी चीज़ था। यही चीज़ को मैंने पिछले बार बहुत शॉर्टकट में बच्चों को समझाया था, तो कुछ बच्चों को समझ में आया भी था, कुछ को नहीं भी आया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि भैया काइट है और काइट में जो कॉमन डायगोनल होता है दूसरा वाला डायगोनल उसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो दूसरा मेथड हो सकता है, जो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हो सकता है, क्योंकि तुमने भी ट्रायंगल पढ़ रखा है, काइट के बारे में भी तुमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से समझाया कि हमारे जो आर एक्स है और जो एम एक्स है वो बराबर क्यों है। अब अगर आर एक्स और एम एक्स बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ एक्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है आर एम को। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओ एक्स है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एक्स बाइसेक्ट आर एम, ठीक है। और अगर ओ एक्स जो है वो आर एम को बाइसेक्ट कर रहा है तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ओ एक्स है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे आर एम के ऊपर। क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के सेंटर से बनता है कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और इसका उल्टा भी हमने पढ़ा था, हमारा जो 9.4 वाला थ्योरम था कि जब कॉर्ड को कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट कर रहा है सेंटर से, इसका मतलब कि वो जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो कि मैंने आपको थ्योरम 9.4 में बताया था। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं शॉर्टकट में, थ्योरम 9.4 देख लेना अगर तुमको ये समझ में नहीं आया होगा तो, वहाँ पर मैंने शुरू में ही वीडियो के समझा रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि हमारा ओ एक्स जो है वो आर एम के ऊपर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा ये हो बेटा कि अब तुमको ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल मिल गया। और राइट ट्रायंगल मिलने का मतलब है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, अब हम लोग वैसे इसको ईजिली बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो काम करो तुम कि भैया अपने को ये वाला साइड पता है, रेडियस अपने को यहाँ से यहाँ तक अपने को क्वेश्चन में रेडियस कितना बोला था भैया, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ 5 मीटर बोला था ना, हाँ बाई स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो हमारा जो रेडियस है वो 5 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला साइड अपने को पता है कि ये 5 मीटर होगा। उसके बाद अपने को ये वाला जो साइड है ये निकालना है, लेकिन अपने को ये साइड भी तो पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पता नहीं था तो हमने क्या किया था, वहाँ पर x माना था, तो वैसे यहाँ पर भी इसको x मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट, मान लेते हैं कि जो हमारा OX साइड है ना वो जो है x सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो ये वाला साइड होगा, ये वाला पार्ट जो x ये वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास जो रेडियस है वो 5 है। देखो सर्कल के सेंटर से यहाँ नीचे तक आ रहा है यानी कि रेडियस है। तो अगर रेडियस हमारा टोटल 5 है, उसमें से हम लोग x वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो Sx है वो कितना है, तो वो मेरा भैया 5 - x। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में समझा रखा है, इससे ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल पकड़ेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल पकड़े सर जी, तो हम लोग ट्रायंगल पकड़ेंगे ये वाला और एक नीचे ये वाला, जिसमें हमारा ये साइड भी आ जाए और ये साइड भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल ORX, ट्रायंगल ORX के अंदर हमारे पास जो OR का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे OX के स्क्वायर प्लस में RX के स्क्वायर के। ये हो गया। तो OR हमारा कितना है, या फिर अपने को यहाँ से क्या चाहिए, अपने को OX चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन है ना ये, हम लोग क्या करेंगे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर जाकर के ये RX जो है वो माइनस में आ जाएगा। नहीं अपने को OX नहीं चाहिए, अपने को तो RX ही चाहिए। तो हम लोग OX को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये OX जो है इससे माइनस हो जाएगा, यानी कि जो RX का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा OR का स्क्वायर माइनस में OX के स्क्वायर के। और ये भी कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया। इसके आगे मैं जितना भी काम करूँगा ना, ये सब काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही कर रखा है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा RX का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में OR हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। और OX कितना है, तो OX को हमने x माना था, OX की जो वैल्यू है देखो यहाँ पर हमने x सेंटीमीटर ली थी, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 बना कर छोड़ देंगे जैसे वहाँ पर हमने छोड़ा था। अब आ जाएंगे दूसरे पार्टी में हम लोग और दूसरा वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल पहले लिख दे रहा हूँ, इन बाद में लिख रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल हमारे पास RSX, ठीक है, RXS जो भी लिखना चाहो इस ट्रायंगल का नाम। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, मैं इसका बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा RS जो है वो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि राइट ट्रायंगल तो यहाँ पर बना हुआ राइट एंगल। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज RS का स्क्वायर फिर से वही होगा, RS का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे SX के स्क्वायर और प्लस में हमारे RX के स्क्वायर के। तो यहाँ पर फिर अपने को RX चाहिए, तो अपने को इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि फिर से हमारा RX का जो स्क्वायर है ना, RX का जो हमारा स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा RS का स्क्वायर माइनस में ये इधर जाकर के माइनस होगा तो SX के स्क्वायर के। तो यहाँ से फिर हमारा सेम टू सेम इसको उतार लो। RS का स्क्वायर कितना है हमारे पास 6 है। इस बार देखो RS जो है वो हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो इसके बदले में मैं 36 ले लेता हूँ डायरेक्ट, माइनस से लगाता हूँ। SX हमारा 5 - x है, तो जैसे पिछले बार हुआ था वैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 5 - x का होल स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 36 माइनस में या फिर एक बार ब्रैकेट के अंदर ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2ab होता है, तो 2 5 जा 10 होगा, तो 10 और ये x उतर जाएगा। अब ये जो हमारे पास बाहर में ये माइनस की साइन थी वो मैंने पहले इसीलिए बाहर किया था ताकि मैं साइन को चेंज कर सकूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 माइनस में हमारा 25 माइनस में x स्क्वायर और माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस का 10x बना लिया। तो यहाँ से तुम्हारा RX का जो स्क्वायर है वो कितना निकल गया, 36 में से 25 माइनस होगा तो 11 माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में 10x। ठीक है, अब यहाँ पर भी RX स्क्वायर है, यहाँ भी RX स्क्वायर है, यानी कि हमारा इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूँ तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि ये जो मेरा 25 माइनस x स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा 11 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 10x के। यहाँ से माइनस x स्क्वायर कट कर देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। इसको इधर ले आएंगे तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 11 इक्वल टू 10x आ गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 14 इक्वल टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 14 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू आ जाएगा x, यानी कि x जो वैल्यू है 1.4 आ जाएगी। नीचे में 0 है, इसका मतलब बस यहाँ पे डेसिमल लगाना है, कट पिट करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना है। तो x का वैल्यू जो है वो 1.4 निकल गया। हम लोग को तो rx चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वहाँ पर x की वैल्यू डाल देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, RX का स्क्वायर इक्वल टू था हमारे पास 25 और माइनस में x का स्क्वायर यानी कि 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.4 यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से RX का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में 196 लिख लो पहले। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो रहा है, तो 2 बार डेसिमल आ रहा है, तो राइट साइड से 2 डिजिट बार डेसिमल लगा दो। तो यहाँ से तुम्हारा RX का जो स्क्वायर होगा 25 में से 1.96 जाएगा तो 23 पॉइंट में हमारे पास 04 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा RX स्क्वायर इक्वल टू 23.04। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी RX होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 23.04। और ये जब आप लोग रूट से इसको बाहर निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अगर तुमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी तक नहीं सीखा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पर तुमने इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो, और दूसरा मेथड है कि इसको तुम दिमाग में याद कर सकते हो कि जो RX की वैल्यू होगी वो तुम्हारी होगी 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम लोग को नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसी बहुत लेंदी हो गया है। और मैं फिर से तुम लोग को रिमाइंड करा देता हूँ जो मैंने शुरू में बोला था क्वेश्चन के, कि तुम लोग इसको काइट वाले मेथड से बना सकते हो जो कि इससे भी ज़्यादा ईजी मेथड है। तो तुम लोग को अगर काइट वाले मेथड की वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे जाना, स्क्रॉल करना नीचे, NCERT के वीडियोस तुमको मिलेंगे, उस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करना, फिर नीचे जाना तुम लोग ट्रायंगल वाले चैप्टर में, जहाँ पर तुम लोग को ट्रायंगल सर्कल वाले में पिछले पुराने वाले बुक का, तो उसमें तुम लोग 10.2 या 10.3 इसी कोई एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है पुराने वाले बुक में। तो वहाँ पर से तुम लोग इस क्वेश्चन का वीडियो देख लेना और तुम लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आप लोग इसको दूसरे वाले मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम लोग को इतना तिगड़म फिगड़म नहीं करना है तो ये हो गया तुम्हारा 5th क्वेश्चन। चलो जो 6th क्वेश्चन उसे बनाते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें तो RX थोड़ी निकालना था, हमें तो RM पूरा निकालना था, R से M तक की। तो हमें क्या पता था भैया कि ये जो है इसको बाइसेक्ट किया है, RX और MX हमारे बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर RM चाहिए तो RX का मैं डबल कर देता हूँ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नाउ अपन यहाँ पर से RX प्लस में MX कर देते हैं। ठीक है, RX और MX को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर के आ जाएगा, RM निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.8 हो गया RX, और हमने जानते हैं कि RX और MX तो बराबर थे, हमने ये चीज़ पहले ही देख लिया है कि भैया RX और MX बराबर हैं। तो फिर से 4.8 कर दो तो हमारे पास 9.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन ना मेरे को ना ये मेथड खुद में ही बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, फिर भी बच्चों ने पिछले बार डिमांड किया था इसलिए मैंने ये मेथड बताया है। लेकिन एक काम करता हूँ मैं कि तुम लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, थोड़ा सा समय निकाल करके, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपने वीडियो का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को समझा दे रहा हूँ कैसे करना। सबसे पहले यूट्यूब में जाना, MD सर क्लास 9 सर्च कर लेना। उसके बाद एक सेकंड मोबाइल में फोकस कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये वाले चैनल को ओपन करना, अरे कहाँ नीचे भाग रहे हैं भाई, इसको ओपन कर लो। ठीक है, चैनल ओपन हो जाएगा। देन स्क्रॉल करोगे जब तुम लोग ना, तो नीचे आने के बाद देखो ये सब हमारा क्लिक हियर फॉर RD शर्मा यानी कि RD शर्मा के इसमें पूरे वीडियोस हैं। क्लिक हियर फॉर RS अग्रवाल यानी कि RS अग्रवाल पूरे वीडियोस है। और नीचे जाओ तो क्लिक हियर फॉर क्लास 9 NCERT आ गया, इसमें क्लिक करो। फिर से नीचे स्क्रॉल करो, मैं तुमको दिखाई देता हूँ कहाँ पर है ताकि तुम लोग को दिक्कत ही ना हो ढूंढने उड़ने में भी। उसके बाद तुम लोग जाना चैप्टर नंबर 10 में, ये देखो क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल, पिछले बार ये सर्कल चैप्टर नंबर 10 में था। इसको क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। इसमें तुम लोग और नीचे जाओ, तुम लोग मैं वीडियो ही बता देता हूँ कौन सा है, कहाँ गया। ये तो 10.5 आ गया, नहीं इतना पीछे नहीं है, ये वाला। ये जो वीडियो देख रहे हो तुम लोग ना, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला मेरा पुराना वीडियो है। इसको तुम लोग देखना, सेम यही क्वेश्चन है और इसको हमने दूसरे मेथड से बताया है, काइट वाले मेथड से, जो कि बच्चों को ज़्यादा ईजी लगा। बस कुछ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए मैंने इस बार ट्रायंगल वाला मेथड बता दिया है। तो तुम लोग देख लेना, तुम लोग को जो ईजी लगेगा वो तुम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वीडियो का तुम लोग को लिंक भी दिखा दिया कि कैसे इसको मिलेगा, ये वीडियो तुम लोग कैसे फाइंड कर सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6 नंबर का, उसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैद एंड डेविड आर सिटिंग at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. यानी कि 3 लड़के हैं, एक सर्कल के अलग अलग कॉर्नर में बैठे हुए हैं और सभी के बीच की जो दूरी है ना बेटा वो बराबर बराबर है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि उस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 मीटर है। तो आपको बताना है कि तीनों के हाथ में जो हमारा स्ट्रिंग होगा फ़ोन का, यानी फ़ोन की जो तार होगी जिसमें हम लोग बतिया रहे हैं आपस में नौटंकी कर करके, तो उसकी लेंथ कितनी है। तो फिर से इसको डायग्राम के थ्रू समझो कि यहाँ पर क्या पूछा है हमसे। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको बाद में ध्यान देना। पहले डायग्राम को समझ लो जल्दी से। हमारा सर्कुलर पार्क है या फिर सर्कल वाला शेप में हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बॉय ए है, ए का नाम क्या है भैया हमारे पास, तो बॉय ए का नाम अंकुर है, एस का नाम सैयद है और डी का नाम डेविड है। तीनों बॉय मिल करके खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो ऐसे घूम करके तो जाएगा नहीं, सीधा आएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो ए से एस तक आएगा, एस से डी तक आएगा और फिर डी से ए तक जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास
हो गया ये लेंथ। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसी का आपको लेंथ बताना है। तो इसका लेंथ निकालने का जो सबसे आसान तरीका है, वैसे तो तुम लोग को इंटरनेट में बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, यूट्यूब में बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे ईजी मेथड है जो तुम्हारे बुक में भी सजेस्ट किया गया है, मैं आपको उस मेथड से समझाने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, सेंट्रॉइड, सेंटर, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने तुम लोग को RS अग्रवाल में बताया था, और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी तुम लोग को मैंने अपने अंतिम बैच में भी जरूर दिया है। तो तुम लोग अंतिम बैच में जब ज्वाइन करोगे ना, तुम लोग ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो वहाँ पर। तो उसमें मैंने तुम लोग को क्या बताया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हमारे पास इस तरीके से सेंटर होता है ना, तो हमारे पास जो इसके जो लाइंस होते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास जो मैंने एक मीडियन बनाया है, तो जो मीडियन होते हैं ना, जैसे मान ली इधर से मैंने मीडियन बनाया, इधर से अगर मैं मीडियन बना दूंगा और इधर से जब मैं मीडियन बनाऊंगा, तो इस तरीके से जब मैं मीडियन बनाऊंगा तो मीडियन आपस में जो इंटरसेक्ट होते हैं वो 2 और 1 के रेशियो में होते हैं। इसको फिर से समझो, कभी भी हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसे जब तुम मीडियंस बनाओगे तो एक मीडियन ऐसे बनेगा, दूसरा मीडियन ऐसे बनेगा, तीसरा मीडियन ऐसे बनेगा। तो तुम लोग देखना कि ऊपर वाला जो लाइन होता है थोड़ा सा बड़ा दिखिएगा और नीचे वाला थोड़ा सा छोटा दिखिएगा। तो ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है ना, ये 2 का रेशियो बन रहा है, और यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो 1 का रेशियो, यानी कि ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हमने बताया कि A से S तक की जो दूरी है, क्वेश्चन में बताया था कि हमारा अंकुर से सैयद के बीच की जो दूरी है वो बराबर है, सैयद से डेविड के बीच की दूरी बराबर है, और डेविड से अंकुर के बीच की दूरी बराबर है, यानी AS, SD और AD जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ASD जो है वो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही चीज़ होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट में। इसको मैं बस फोकस कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ कि मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पास थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ये चीज़ तुम लोग याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको सर यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर ये ध्यान दो कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का पॉइंट है वो दिया हुआ है। तो मैं सेंटर का पहले तो कुछ नाम रख लेता हूँ, जैसे कि मान लो इसका नाम मैं O रख देता हूँ, ठीक है, और ये जो कंप्लीट लाइन है इसका नाम मैं AB रख देता हूँ। तो हम लोग को पता है कि OA जो है वो हमारा 20 है, क्योंकि क्वेश्चन में हिसाब से बोला था कि जो हमारा रेडियस है पार्क का वो 20 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास इसलिए जो OA है और उसका अगर रेशियो निकालूँ मैं OB के साथ, तो वो मेरा 2:1 निकल करके आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस रूल के हिसाब से ये हमारा 2:1 आ गया। और जो OA है वो हमारा 20 है मीटर, जो कि क्वेश्चन में अपने को गिवन था, रेडियस के नाम से दिया हुआ था कि OA जो है वो 20 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OB होगा वो उसका आधा हो जाएगा, तो 20 का आधा कर दो तो हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर हमारा OB हो गया। समझ में ना ये 10 कहाँ से आया? देखो OA का रेशियो 2 है और OB का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। OA अगर 2 के बराबर और OB 1 के बराबर है तो OA अगर 20 दिया है तो OB हमारे पास 10 हो जाएगा। इसको तुम अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, OA डिवाइड बाई OB इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 ऐसे करके, फिर OA का वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करो, OB को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो ये 20 डिवाइड बाई OB इक्वल टू 2 बाई में 1 आ जाएगा, फिर 2 इधर चला जाएगा, OB उधर चल जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और OB डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो OB को यहीं पर रहने दो और इसको कट करोगे तो भी तुम्हारा 10 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट करो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने लाइन बनाया हुआ था ये क्या था? एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन था, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास। तो हमने चूंकि ये वाला निकाल लिया है पहले से अपने को 20 और यहाँ पर हमने इसको फाइंड करी है 10। तो इसका मतलब कि जो टोटल हमारा जो लंबा वाला लाइन जो परपेंडिकुलर है HD के ऊपर वो क्या है हमारे पास? वो 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो AB है वो इक्वल हो जाएगा 20 + 10 यानी कि 30 मीटर के। तो AB हमारा 30 मीटर निकल करके आ गया। अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे इस वाले ट्रायंगल का, ये जो हमारा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि अगर अपन ने ये ट्रायंगल निकाल लिया तो हमारा ये पूरा ट्रायंगल निकल जाएगा। हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो OB है वो परपेंडिकुलर है SD के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है राइट ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, हमारा जो राइट ट्रायंगल बना हुआ है कौन सा? ASB। तो ASB हमारा जो राइट ट्रायंगल है, या फिर ABD तुम लोग किधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। हम लोग क्या करना है इस ASB में ये वाला जो पार्ट है ना ये फाइंड करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए? तो सबसे पहले तो अपने को AS का वैल्यू पता नहीं है, AS के बदले में हम लोग AC रहने देते हैं, या फिर तुम लोग उसके बदले में X लिख सकते हो, AS को हम लोग X लिख सकते हैं। चलो शॉर्टकट में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट AS इक्वल टू X मीटर, मान लेते हैं AS जो है X मीटर है। तो हमारा जो SB होगा वो क्या होगा? वो हमारा X डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब तुम लोग सर ये SB X डिवाइड बाई 2 कहाँ से आ गया? तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास इसका वैल्यू हमने X अपने मन से माना है, ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि कभी भी अगर ये X है तो ये भी हमारा जो SD होगा वो भी X ही होगा, है ना। यहाँ पर से हमने जब AS को X माना है तो इसलिए हमारा जो SD होगा वो भी कितना होगा? वो भी हमारे पास X मीटर ही होगा, क्योंकि
क्योंकि वो सब तो बराबर ही थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि सेंटर से जब किसी भी कॉर्ड के ऊपर, ये जो हमारा एस डी है वो एक कॉर्ड भी तो है इस सर्कल के लिए, तो सेंटर से जब कॉर्ड के ऊपर ये लाइन पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉर्ड को ये दो बराबर बराबर पार्ट में बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। तो अगर टोटल हमारा x है तो ये जो होगा हमारा हाफ x हो जाएगा और ये भी हमारा हाफ x हो जाएगा, यानी कि x/2 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर as को x माना है तो या फिर आप लोग as को भी as भी लिख सकते हो और sd दोनों लिख सकते हो। ये चीज़ जो हमने लिखा ना इसी एग्जाम में लिख देना तो टीचर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो sb जो होगा हमारा x/2 हो जाएगा। अब हम लोग राइट ट्रायंगल चूंकि इसको बोल चुके हैं पहले ही, तो हम लोग राइट ट्रायंगल का यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि as का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ab का स्क्वायर और प्लस में SB के स्क्वायर के। तो AS हमारे पास कितना है भैया जी, तो हम लोग को यहाँ पर से निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है SB का वैल्यू ना। तो SB को हमने x/2 कर लिया, नहीं कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से x का स्क्वायर इक्वल टू साइड में AB कितना है, तो AB कहाँ गया हमारे पास, AB हमने फाइंड किया था कहीं पे, कहाँ गया रहा 30 फाइंड किया था। तो ये हो जाएगा 30 और प्लस में SB जो हमारे पास है वो हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर और डिवाइड में x/2 का स्क्वायर निकल करके आ गया। अब इसको अगर मैं कटपीट करूँ डायरेक्टली, अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो डायरेक्ट सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हो तो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर यानी कि 900, 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 होता है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई में 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब मैं एक्स को इकट्ठा कर लेता हूँ, तुम चाहे तो सॉल्व करके भी कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसको इकट्ठा करूँगा तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू साइड में हमारे पास 900 पहले से है, ये हो जाएगा 4 का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर के 4x स्क्वायर माइनस में ये वाला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में ये जो 4 है वो उतर गया इक्वल टू साइड में 900 आ गया। 4 को मैं उधर भेज देता हूँ तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर इक्वल टू साइड में 9 4 जो हमारे पास हो जाएगा 3600 है ना। जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3600 डिवाइड बाई में 3, इसको कट करेंगे तो 3 का टेबल 12 टाइम पे 36 आता है यानी कि 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1200 आ गया है, तो x जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर 1200 हो जाएगी और इसको जब तुम सॉल्व करके बाहर निकालोगे तो ये तुम्हारा 20√3 बन करके बाहर निकल जाएगा। 1200 को तुम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन इस तरीके से 1200 फिर इसको 2 से डिवाइड देना तो 600 आएगा, है ना। ऐसे करके तुम लोग इसको बाहर निकाल सकते हो, बाकी तुम जानते हो बाहर कैसे निकाला जाता है रूट से। तो 20√3 आ गया तुम्हारा आंसर, और ये क्या निकलेगा, मीटर निकलेगा। और अगर x का वैल्यू 20√3 है तो x क्या था, x हमारे पास हमारा AS भी जो था वो भी x मीटर था, SD जो वो भी x है, और जो हमारा लास्ट में ED है वो सभी हमारे x ही थे। तो यानी कि तीनों का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा, जो पहले हमसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो AS इक्वल टू हमारा SD इक्वल टू हमारा AD और सब जो है वो बराबर टू x है, यानी कि सब की जो वैल्यू होगी वो 20√3 मीटर होगी। तो बच्चे के हाथ में जो वायर है ना सभी के वो 20√3 मीटर है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगता है इतने लेंदी वीडियोस बनाने में, तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की वीडियोस भी तुम लोग को बहुत आसानी से मिल जाए, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े यूट्यूब में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नोट्स तुम लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, सभी चीज़ों का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर अंतिम बैच ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, जो कि मैंने क्रैश कोर्स के रूप में पीछे चला रखा है पहले से ही, तो अंतिम बैच के लिए आप लोग को हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ से आप लोग अंतिम बैच डाउनलोड एक्सेस कर सकते हो। 499 रुपये में पूरे साल भर के लिए है, यानी कि अगर एक बार आप 499 रुपये खर्च करते हो, मान लो अगर आप ट्यूशन भी करते हो तो 500 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पढ़ाया जाता है, वो भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आजकल ट्यूशन बहुत महंगा हो गया है, लेकिन वहाँ पर 499 में तुम लोग को पूरे साल भर के लिए मैथ फ्री में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो 499 रुपये जरूर खर्च करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।